अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 4 एप्लीकेशंस है डाल्टन लॉ की और हर एप्लीकेशन एक से एक बेहतर शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा इसके अंदर एमसीक्यूज भी मिलेंगे कि एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है और हमारी लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। याद रखिएगा, ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ही हमारी लंग्स से ब्लड तक ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराता है। अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स पे चले जाएं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या होगा, क्या ब्रीथिंग कंफर्टेबल होगी। अगर हम डीप सी पे चले जाएं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों को आज हम एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसके अंदर से एमसीक्यू भी आता है। अगर कलेक्टिवली इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए कि डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी हर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है एयर के अंदर और लंग्स के अंदर, वो आपने याद करनी है वैल्यू। सबसे पहले द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ को पढ़ने से पहले एक चीज़ सोचते हैं। हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें गैस प्रोड्यूस हो सकती है। अब वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो दो तरह की हो सकती है, या एयर से हैवी होगी या एयर से लाइट होगी। अगर तो वो एयर से हैवी गैस है और उसे हम कलेक्ट करना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट के तौर पे, तो हमें डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड लगाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो जार ऑफ कलेक्शन होता है उसमें जो डिलीवरी ट्यूब होती है वो डाउनवर्ड लगी होती है। एयर से वो भारी होती है गैस, लिहाजा वो नीचे सेटल डाउन होती है बजाय ऊपर की तरफ जाने के। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है अराउंड 70, तो वो एयर से हैवी होती है। और जब उसकी प्रोडक्शन हो किसी भी केमिकल रिएक्शन की सूरत में तो हम क्या करते हैं कि उसको डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड के जरिए कलेक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हर गैस जो है वो एयर से हैवी हो। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो एयर से लाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 2। अब ये एयर से लाइट है तो इसकी कोशिश होगी कि ये ऊपर जाए। ऐसी गैस को कलेक्ट करने के लिए अपवर्ड डिलीवरी मेथड या एक ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाता है जिसमें जो जार ऑफ कलेक्शन है वो उल्टा रखा जाता है, इन्वर्टेड रखा जाता है। ऐसी गैसेस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। जब ऐसी गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे ताकि बाकी इंप्योरिटीज इस गैस से दूर हो जाए और ये क्लीन फॉर्म में कलेक्ट हो जाए, तो इस दौरान कुछ मॉइस्चर भी इस गैस के साथ कलेक्ट हो जाता है हमारी प्रोडक्ट के तौर पे। हम ऐसा करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लास्क है और इसकी पूरी असेंबली जोड़ी हुई है डिलीवरी ट्यूब के साथ। हमने गैस को कलेक्ट करने के लिए वाटर के ऊपर हम इसके अंदर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। इनका आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से हाइड्रोजन गैस बनेगी और वो डिलीवरी ट्यूब से होती हुई वाटर तक पहुंचेगी। वाटर से हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है, लिहाजा वो कोई भी गैस हो वो बबल आउट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। जब वो बबल्स की फॉर्म में वाटर से होती हुई बाहर निकलेगी तो इस दौरान अगर कोई इंप्योरिटी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स आए हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सेपरेट हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस बबल आउट हो गई, तो वो कुछ वाटर वेपर्स भी अपने साथ ले गई। और अब जो हमारी प्रोडक्ट बनी है ये गैस जार के अंदर कलेक्ट हुई है, अगर हम इसे सेपरेट करके अलहदा देखें तो इसमें वाटर के कुछ वेपर्स भी आ जाएंगे, मॉइस्चर भी आ जाएगा। अब बात यूं है कि जब आप इस कंटेनर के अंदर मौजूद गैस का प्रेशर निकालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर नहीं होता, वो एक्चुअली टोटल प्रेशर होता है हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर्स का। या यूं समझ लें कि मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि मॉइस्ट गैस का प्रेशर इक्वल होगा हाइड्रोजन गैस ड्राई फॉर्म में जो प्रेशर लगाएगी प्लस जो वाटर वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं उनके सम के। वाटर वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं ये इसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं।
एक्वस टेंशन की वैल्यूज हमें इजीली अवेलेबल होती है मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर। आप अगर ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। आप क्या करें, मॉइस्ट प्रेशर जो गैस लगा रही है मॉइस्ट फॉर्म में, उसमें से माइनस कर दें एक्वस टेंशन को, जो कि एक्चुअली वाटर वेपर्स का प्रेशर है। तो आपके पास जो पीछे प्रेशर बचेगा वो ड्राई गैस का बचेगा। अब मैं अज्यूम करता हूं मैंने जो कलेक्शन की थी गैस की, वो टोटल प्रेशर जो लगा रही थी वो 70 टॉर लगा रही थी, और ये जो मैंने कलेक्शन की थी ये 30 डिग्री पे हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री पे परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने इसमें से एक्वस टेंशन की वैल्यू को माइनस करना है ताकि हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर है। तो मैं लिटरेचर से देखा तो 30 डिग्री पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है एक्वस टेंशन का, वाटर वेपर्स का 31.8। तो मैं क्या करूंगा, 70 में से 31.8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो प्रेशर बचेगा वो सिर्फ ड्राई गैस हाइड्रोजन का होगा। तो मेरे पास जो आंसर आया 38.2, ये एक्चुअली वो वैल्यू है जो कि प्योर हाइड्रोजन गैस की है ड्राई फॉर्म में। तो पहली एप्लीकेशन हमने यहां इस तरह समझी कि जो हमारे पास कंटेनर के अंदर या जार के अंदर गैस कलेक्ट हुई है, वो जो प्रेशर लगा रही है वो एक्चुअली सिर्फ गैस ऑफ हाइड्रोजन का प्रेशर नहीं है, वो एक्चुअली टोटल प्रेशर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर है। हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, लिहाजा इस पर डाल्टन लॉ अप्लाई हो सकता है। तो डाल्टन लॉ के मुताबिक जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा वो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस और जो वाटर वेपर्स हैं उनके ऐड करने से बन रहा होगा। तो आप वो जो वाटर वेपर्स यानी कि एक्वस टेंशन का प्रेशर है वो माइनस कर दें टोटल में से, तो ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ गया। दूसरी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन अवेलेबल है, मौजूद है। रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान, जानदार, जो भी जानदार है वो एनर्जी बनाते हैं। वो कैसे एनर्जी बनाते हैं, उनके अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्लूकोज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फूड स्टफ से रिलेटेड होते हैं उनसे रिएक्ट करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अब हो यूं रहा है कि उनको एनर्जी बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन चाहिए, इनका वो रिएक्शन करवाएंगे सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स और बना के दे देंगे आपको एनर्जी, और वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे फॉर ऑर्गन्स की वाइटल फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर ये एनर्जी नहीं बनेगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। अब बात यूं है कि अगर रेस्पिरेशन होनी चाहिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी मेंटेन होनी चाहिए, और उससे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी तो हमने इस्तेमाल कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, उसको एक्सेल हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए बॉडी से। ऑक्सीजन की कंटिन्यूस डिमांड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली एक्सेल हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी लंग्स के जरिए हमारे ब्लड में जाती है, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और ब्लड के अंदर एल्वेओलाई के जरिए डिफ्यूज कर जाती है। हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सैक्स होते हैं, जिनको एल्वेओलाई कहते हैं, वो एक्चुअली ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन किए होते हैं। अब होता यूं है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में तब जाएगी जब ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में कम होगा और एयर में ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसेस तब डिफ्यूज करती हैं जब वो एक जगह हायर कंसंट्रेशन में हो या हायर प्रेशर में हो, दूसरी तरफ लोअर प्रेशर में हो, तब गैसेस हाई से लो की तरफ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने के लिए हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए और बाहर उसका एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर होना चाहिए, तभी वो हमारे ब्लड के अंदर से निकल के बाहर एक्सेल होगी। इन दैट सिनेरियो हमने जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपने लंग्स में देखा तो वो निकला 116 टॉर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर तो होता है 159 टॉर। एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ज़्यादा, लंग्स में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, तो एयर फ्लो करती हुई हमारे लंग्स में आती है ब्रीथिंग के प्रोसेस के जरिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, उसकी वजह के लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है और एयर में ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑपोजिट होता है, उसकी बाहर वैल्यू कम होती है पार्शियल प्रेशर की, लंग्स में ज़्यादा होती है, तो वो एक्सेल हो जाती है।
तो आप खुद सोचें, पार्शियल प्रेशर इतना इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, ये डाल्टन लॉ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम रेस्पिरेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डिस्कस हो रहा है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन जो मेंटेन कर रही है अपना पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर कम है। तो वहाँ से 159 टॉर से हमारे ब्लड तक जो ऑक्सीजन जाती है उसकी वजह पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है जो लंग्स में और एयर के अंदर है। तीसरी एप्लीकेशन इसकी हायर अल्टीट्यूड से रिलेटेड है। जितना आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे, माउंट एवरेस्ट, मरी या किसी भी हायर अल्टीट्यूड वाली जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ एयर कम होती है। ग्रेविटी है वो एयर को अपने करीब पुल करती है, जिसकी वजह से जितना आप हाइट पे जाते जाएंगे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। सी लेवल के ऊपर जो एयर का टोटल प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर मरकरी, और जो ऑक्सीजन का उसके अंदर हिस्सा होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो होता है 159 मिलीमीटर मरकरी। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे एयर का टोटल प्रेशर कम होता जाएगा। अगर एयर का टोटल प्रेशर कम होता जाएगा तो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम होता जाएगा। हम तो ब्रीथिंग तब कंफर्टेबली कर सकते हैं जब हम सी लेवल के करीब हों, तो हमारे लिए आसानी होगी कि बाहर 159 है, हमारे लंग्स के अंदर 116 है, हम आसानी से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और हमारी बॉडी में चली जाएगी। अब जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे ये जो फर्क है आपके लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर का और बाहर का, ये कम होता जाएगा और ब्रीथिंग कंफर्टेबल नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स तकरीबन 10,000 मीटर की बुलंदी पे उड़ते हैं। अब 10,000 मीटर की बुलंदी एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, उस पर एयर का प्रेशर बहुत कम होगा। आप यूं समझें कि अगर 8,000 मीटर की बुलंदी पे चले जाएं तो जो एयर का प्रेशर है वो अराउंड 270 रह जाता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है हिस्सा है वो 56 रह जाता है। यानी कि हमें ऑक्सीजन डिफ्यूज कराने के लिए कोई कंफर्ट लेवल बचा ही नहीं। हम जोर जोर से भी सांस ले तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पा रही। इन दैट केस हमें एयर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो सके, हम कंफर्टेबल ब्रीथिंग कर सकें। अब 10,000 मीटर पे जाके एयर का प्रेशर अगर नहीं बढ़ाएंगे तो पायलट या प्लेन पैसेंजर्स को सांस लेने में दुश्वारी होगी। आप ये कैसे बढ़ाते हैं? टरबाइन जो होती है, जो एरोप्लेन में लगी होती है, जो उसको चला रही होती है, उसकी मूवमेंट करवा रही होती है, उसमें एक कंप्रेशन जोन होता है, यानी कि जब वो घूमती है तो वो एयर को कंप्रेस करती है। उसमें से कुछ वैल्यू ऑफ एयर हम इंजेक्ट करवा देते हैं पैसेंजर कैबिन के अंदर या पायलट कैबिन के अंदर, जिससे प्रेशराइज एयर जाती है उस इलाके में, और जो डिफरेंस आ रहा होता है हायर अल्टीट्यूड की वजह से प्रेशर ऑफ एयर कम हो रहा होता है, वो उस प्रेशराइज एयर की वजह से मेंटेन किया जाता है, जिससे वहां पे मौजूद जो पैसेंजर्स हैं, पायलट है, वो कंफर्टेबल फील करता है। तो हमें प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज करना पड़ता है ताकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो और कंफर्टेबिलिटी लेवल मेंटेन हो। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइविंग या डीप सी डाइविंग साइंटिस्ट के लिए एक्सप्लोर करने के लिए सी की सरफेस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर कोई इंसान 100 फुट नीचे जाता है, यानी कि वो 100 फीट तक नीचे जाता है 30 मीटर के अराउंड, तो उसकी बॉडी पे लगने वाला जो प्रेशर है वो 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। यानी कि यहां पे हमें जो प्रेशर फील हो रहा है वो है 1 atm। और अगर हम 100 फीट डीप जाएंगे, पहले हम ऊपर जाते थे तो कम होता था, सी लेवल में अगर हम डीप जाएंगे तो 100 फीट नीचे जाने पे तकरीबन 3 atm प्रेशर हमारी बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा होगा। ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये नाइट्रोजन को भी ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज करा देगा बॉडी के अंदर, और इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में जिसे नाइट्रोजन नार्कोटिक इफेक्ट कहते हैं। इससे होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाइट्रोजन अगर डिफ्यूज होती गई तो वो आसानी से हमारे टिश्यूज को लीव भी नहीं करेगी। हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इतने ज़्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन का
जो वैल्यू है प्रेशर की कम करने के लिए उसमें एक तीसरी गैस मिक्स कर देते हैं, हीलियम। इसे कहते हैं ट्राइमिक्स सिलेंडर्स। उसमें ब्रीथिंग गैस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। ये कमर्शियल डाइविंग, जिस तरह के आप डीप सी डाइविंग समझ रहे हैं, उसमें यूज़ होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? हीलियम जो होता है ना, वो इंतहाई कम मॉलिक्यूलर वेट रखता है। अगर हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो आसानी से बॉडी में एंटर हो सकती है, आसानी से लीव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नाइट्रोजन की तरह टिश्यूज़ में जाके बैठ गई है, यानी कि उसकी ऑन गैसिंग और ऑफ गैसिंग बड़ी आसान है हीलियम की। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की बजाय समटाइम पूरा हीलियम, डिपेंड अपॉन हम कितने डीप सी में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी है, वो 300 फीट तक के लिए भी जो डाइविंग करते हैं डिफरेंट रिसर्चर्स या फॉर रिक्रिएशनल पर्पस सिलेंडर्स बनाती हैं, जिसमें सिर्फ 2 गैसेस भरते हैं, वो हीलियम और ऑक्सीजन। इसे हीलियक्स सिलेंडर्स कहते हैं, जो उनका ब्रांड नेम है। उसमें अराउंड 76.5% हीलियम होती है और 23.5% ऑक्सीजन होती है। हीलियम नाइट्रोजन के नार्कोटिक इफेक्ट से भी बचा लेती है और इसकी हमारी बॉडी में एंट्रेंस और लीविंग बहुत बेहतर है बानिस्बत नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन जो हमें ऑर्डिनरी एयर में अवेलेबल है, या ऑर्डिनरी एयर अगर हम सिलेंडर्स में मिक्स कर दें और उसको हम 100 फीट नीचे ले जाके यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो उससे नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेशर से एंटर होगी और इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा कि हमारी ब्रीथिंग भी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। खैर, वो नाइट्रोजन का इफेक्ट अच्छा नहीं होता बॉडी पे, लिहाजा हम उसकी जगह हीलियम मिक्स करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेशर को कम कर सके। और अगर हम बहुत ही डीप सी डाइविंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इतना नीचे भी रिसर्च कर सकते हैं डीप सी के अंदर। स्टूडेंट्स, 100 फीट 30 मीटर, तकरीबन 30 मीटर पे जो प्रेशर होता है डीप सी में, वो 3 गुना हो जाता है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। एमसीक्यू अगर आता है तो वो पूछ सकता है कि 100 फीट बिलो डीप सी में जाने से जो प्रेशर है वो कितना इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स। दूसरा एमसीक्यू ये पूछ सकता है कि वो कौन सी गैस है जो मिक्स की जा सकती है डीप सी डाइविंग के प्रोसेस के दौरान, दैट इज एक्चुअली हीलियम। तीसरा एमसीक्यू है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर क्या है और एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, 159 टोर 116 टोर। एक्वस टेंशन किसे कहते हैं और ड्राई गैस किस तरह निकाली जा सकती है। जो डाल्टन लॉ है उसकी एप्लीकेशन क्या है ड्राई गैस कलेक्शन में या गैस कलेक्शन में ओवर द वाटर। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यू इस टॉपिक के अंदर आपने याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इस समझ गए होंगे बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मल्टीपल एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला, एक्वस टेंशन को आपको माइनस करना पड़ेगा मॉइस्ट गैस के टोटल प्रेशर से, फिर जाके आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर आएगा। एक्वस टेंशन क्या होती है? एक्वस टेंशन असल में वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है। ये वो पार्शियल प्रेशर होता है जो मिक्सचर के अंदर वाटर के वेपर्स लगा रहे थे जो गैस के साथ कलेक्ट हो गए थे। दूसरी बात, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसमें डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन। 2 एमसीक्यूज, एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। 159 टोर एयर के अंदर, 116 लंग्स के अंदर। तीसरा पॉइंट, अगर हम हाइट पे जाना शुरू कर दें, आल्टीट्यूड पे जाना शुरू कर दें तो क्या होगा? कंफर्टेबिलिटी ऑफ ब्रीथिंग ख़राब हो जाएगी, कम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाता है जिससे ब्रीथिंग मुश्किल होती जाती है। एक बात याद रखिएगा, हम पायलट्स को या एयरप्लेन के पैसेंजर्स को हम प्रेशराइज केबिन में प्रेशराइज एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको ब्रीथिंग का इशू ना हो। लास्ट, डीप सी के अंदर अगर आप 100 फीट नीचे चले जाएं तो प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 3 atm हो जाता है। डीप सी डाइवर जो है उसके बॉडी के अंदर तो नाइट्रोजन डिफ्यूज कर जाएगी
और उसके लिए इंतहाई मसले का बायस बनेगी। नाइट्रोजन की डिफ्यूजन नुकसानदेह होती है, तो इसका प्रेशर हम मेंटेन करने के लिए स्पेशल सिलेंडर्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस, जिसमें आप हीलियम ऐड करते हैं। वो ट्राइमिक्स सिलेंडर्स भी हो सकते हैं, हीलियम ऑक्सीजन हेलियोक्स सिलेंडर्स भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज इनको बनाती हैं, डिपेंड अपॉन आपने कितनी डीप सी डाइविंग करनी है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।